अगर हम किसी भी नक्शे को देखें ना, तो नदियां बस कुछ नीली लकीरों जैसी लगती हैं, जैसे किसी ने ब्रश से कैनवस पर कुछ टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खींच दी हों। बिल्कुल। कागज पर वो बहुत ही शांत और स्थिर महसूस होती हैं, लेकिन असल जिंदगी में देखा जाए तो खासकर हमारे आज के विषय में। हाँ, हरियाणा के भौगोलिक परिदृश्य में ये लकीरें पूरी तरह से जिंदा हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हरियाणा की नदियां सिर्फ पानी बहने के रास्ते नहीं हैं। सही कहा आपने। ये प्राकृतिक सीमाएं तय करती हैं, खेती का आधार है और अपने भीतर गहरे प्राचीन रहस्य भी छुपाए हुए हैं। बिल्कुल, कुछ नदियां साल भर बहती हैं, तो कुछ सिर्फ बारिश के मौसम में। लेकिन ये सब मिलकर इस पूरे राज्य के अस्तित्व को आकार देती हैं। तो चलिए सबसे पहले उन विशाल जलधाराओं की बात करते हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम की नींव रखती हैं। तो शुरुआत हम यमुना नदी से कर सकते हैं। हाँ, यमुना नदी को ही लेते हैं। फरीदाबाद से लेकर यमुनानगर तक ये नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ना एक स्थायी प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। देखिए, यमुना सिर्फ पानी नहीं दे रही है, ये सदियों से दो क्षेत्रों की भौगोलिक और प्रशासनिक सीमा को भी परिभाषित कर रही है। और हिमालय से निकलने के कारण ये एक बारहमासी नदी है ना? बिल्कुल। और इसी वजह से ये पूर्वी हिस्से को एक स्थायी कृषि आधारित स्थिरता प्रदान करती है। वो तो समझ आता है कि भाई एक स्थायी नदी का अपना महत्व है, लेकिन मुझे घब्बर नदी का मामला थोड़ा अलग लगता है। हाँ, घग्गर मुख्य रूप से एक बरसाती नदी है जो सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्र से बहती है। वही तो। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी नदी जो साल भर बहती भी नहीं है, उसका ऐतिहासिक महत्व इतना ज्यादा क्यों माना जाता है? इसका जवाब ना इसके भूगोल से ज्यादा इसके इतिहास में छिपा है। कई प्रमुख इतिहासकार घग्गर को प्राचीन और अब लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं। ओहो, अच्छा। मतलब जब हम घग्गर की सूखी या बरसाती तलहटी को देखते हैं, तो हम सिर्फ एक मौसमी जल स्रोत नहीं देख रहे होते, हम वास्तव में एक ऐतिहासिक धरोहर और उस महान प्राचीन सभ्यता के निशानों को देख रहे होते हैं जो कभी इसके किनारे फली फूली थी। मतलब एक बरसाती नदी के भीतर पूरा का पूरा इतिहास छिपा है। कमाल है। अब अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें, तो उत्तर और दक्षिण हरियाणा के बीच एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। जी बिल्कुल। पहले उत्तर की बात करते हैं। घग्गर और यमुना जैसी नदियों को इतना सारा पानी आखिर मिलता कहाँ से है? मुझे तो शिवालिक की पहाड़ियां एक विशाल वाटर टैंक की तरह लगती हैं। एकदम सही कहा। और इसी प्राकृतिक टैंक से मारकंडा, टांगरी और सोम जैसी नदियां जन्म लेती हैं। जो इस पूरे उत्तरी नेटवर्क को पानी बांटती हैं। हाँ, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहने वाली टांगरी हो, या यमुना में मिलने वाली सोम हो, या फिर घग्गर में मिलने वाली मारकंडा, ये सब इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे हमेशा हैरान करती है, बरसात के समय मारकंडा जैसी नदी का जलस्तर इतना अनियंत्रित क्यों हो जाता है? मतलब अचानक से इतनी उग्रता कहाँ से आ जाती है? इसका सीधा सा कारण इन नदियों की उत्पत्ति के तरीके में छिपा है। देखिए, चूंकि ये ग्लेशियर से तो आती नहीं है, इसलिए इनका कोई बहुत गहरा कटाव वाला स्थायी रास्ता नहीं होता। अच्छा। तो जब शिवालिक में भारी बारिश होती है, तो खड़ी ढलानों से पानी बहुत तेजी से नीचे मैदानी इलाकों में आता है। और मैदानी मिट्टी अचानक इतने सारे पानी को सोख नहीं पाती होगी। बिल्कुल सही। यही वजह है कि मारकंडा जैसी नदियों में अचानक फ्लैश फ्लड या उफान आ जाता है और ये अपने आसपास के इलाके को पूरी तरह बदल देती हैं। यानी उत्तर का ये वाटर टैंक काफी उग्र हो सकता है, लेकिन अगर हम दक्षिण की ओर अरावली पर्वतमाला की तरफ जाएं, तो कहानी बिल्कुल उलट जाती है। हाँ, दक्षिण का इलाका अपेक्षाकृत सूखा है। जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इतने सूखे इलाके में इन छोटी जलधाराओं का कोई वास्तविक प्रभाव पड़ता भी है? यहीं पर प्रकृति का सबसे शानदार तंत्र काम करता है। दक्षिण हरियाणा में ये छोटी नदियां अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि एक स्मार्ट इरिगेशन नेटवर्क की तरह काम करती हैं। स्मार्ट इरिगेशन नेटवर्क? हाँ, जैसे डोहेन नदी साहिबी की सहायक है और चौटांग हिसार के पास घग्गर के नेटवर्क से जुड़ती है। अच्छा, तो क्या ये छोटी नदियां एक तरह का कैपिलरी या केशिका नेटवर्क बनाती है? बिल्कुल। चूंकि दक्षिण में पानी कम है, इसलिए ये बरसाती नदियां बारिश की एक एक बूंद को सहेजने का काम करती हैं। मतलब जब बारिश होती है तो पानी इन छोटी जलधाराओं के जरिए पूरे इलाके में फैल जाता है। हाँ, और धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस कर भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है।
अगर इस नेटवर्क की एक छोटी सी कड़ी, मान लीजिए इंदौरी या कृष्णावती नदी, सूख जाए या उसका रास्ता रोक दिया जाए, तो उस पूरे इलाके का वाटर टेबल नीचे गिर जाएगा। ये एक नाजुक इकोसिस्टम है जहां हर छोटी नदी पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। ये समझना सच में आंखें खोलने वाला है। अक्सर जो लोग एचएसएससी या सीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिल्कुल। उन्हें ये जानना बेहद जरूरी है कि हरियाणा की ये 10 नदियां केवल नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये इस राज्य का बुनियादी ढांचा है। चाहे कोई यहाँ के भूगोल को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हो या सिर्फ अपने आसपास के इतिहास और पर्यावरण को जानना चाहता हो। सही कहा। ये नदियां हमें सिखाती हैं कि कैसे किसी स्थान का भूगोल, उसका इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उत्तर की बाढ़ से लेकर दक्षिण के भूजल संरक्षण तक सब कुछ एक बड़े चक्र का हिस्सा है। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो मैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। अगर घग्गर का इतिहास हमें ये बताता है कि प्राचीन काल में सरस्वती जैसी महान और विशाल नदी भी जलवायु परिवर्तन या भौगोलिक बदलावों के कारण समय के साथ लुप्त हो सकती है, जो कि एक बहुत ही कड़वा सच है। हाँ, तो क्या आज के इस तेजी से बदलते पर्यावरण और शहरीकरण में भविष्य में इंदौरी या साहिबी जैसी छोटी नाजुक बरसाती नदियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है? ये वो नीली रेखाएं हैं जिन्हें शायद हमेशा के लिए मान लिया गया है। लेकिन क्या वो सच में हमेशा के लिए हैं? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।